नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुलक के द्वारा माध्य विचलन कैसे ज्ञात किया जा सकता है। अब तक हमने समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना, मध्यका से माध्य विचलन ज्ञात करना, व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत, खंडित श्रेणी के अंतर्गत और सतत श्रेणी के अंतर्गत का अध्ययन किया है। चूंकि बहुलक का व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत और खंडित श्रेणी के अंतर्गत के अध्ययन का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। वैसे तो माध्य विचलन का जो आदर्श माप होता है वो समांतर माध्य से ही होता है। बहुलक के द्वारा जब हम माध्य विचलन निकालते हैं तो व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत इंस्पिरेशन मेथड के द्वारा जो मूल्य बार बार आता है वह बहुलक हो जाता है और उसी बहुलक से हम विचलन निकाल लेते हैं और उस विचलन के अंदर n का भाग दे करके माध्य विचलन ज्ञात किया जा सकता है। और वही हाल खंडित श्रेणी के अंदर भी होता है। खंडित श्रेणी के अंतर्गत वैसे तो ये जो सीरीज है वो पहले खंडित ही है, जो सवाल इसमें दिया हुआ है 45 से 47 वाला, पर चूंकि इसको हमने कंटिन्यूस कर दिया इसलिए ये कंटिन्यूस सीरीज में हो जाता है। लेकिन बाय द वे अगर वो कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट नहीं होता है और वो खंडित श्रेणी में ही रहता है तो हमें उसका मिड वैल्यू निकालना पड़ता है। डायरेक्ट उसका मिड वैल्यू निकालेंगे, जो कि हम इसके अंदर भी मिड वैल्यू ही निकालेंगे। अगर वो कंटिन्यूस हो जाता है तो हम उसको कंटिन्यूस करके मिड वैल्यू निकालेंगे, और अगर किसी कारणवश वो सीरीज़ कंटिन्यूस नहीं हो पाती है तो हम उसको खंडित का ही हम उसका मिड वैल्यू निकालेंगे। और मिड वैल्यू के बाद में उस सवाल को कैसे करना होता है वो इसके अंदर और उसके अंदर कॉमन हो जाता है। इसलिए हमने बहुलक के अंतर्गत केवल एक ही सवाल उठाया है और वो केवल कंटिन्यूस सीरीज का उठाया है। यही महत्वपूर्ण है। बाकी जैसे कि व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत बहुलक का मूल्य निकालना और उसका माध्य विचलन निकालना कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि एक मूल्य जो बार बार आता है वही बहुलक कहलाता है और उसी से आपको विचलन निकालना पड़ता है। इसलिए हमने आज कंटिन्यूस सीरीज के अंतर्गत माध्य विचलन और माध्य विचलन की गणना बहुलक के द्वारा कैसे की जा सकती है ये सवाल उठाया है। तो सबसे पहले देखिए, ये इस प्रकार की सीरीज दी हुई है आपको x के अंदर 45 से 47, 48 से 50, 51 से 53, 54 से 56, 57 से 59, 60 से 62 और 63 से 65। और ये फ्रिक्वेंसी दी हुई है 4, 15, 25, 40, 22, 12 और 2। तो सबसे पहले हम जो ये सीरीज़ खंडित है 47 से 48 वाला जो एक पॉइंट गायब है इसको हम कंटिन्यूस करेंगे। तो कंटिन्यूस करने के लिए हम 0.5 पीछे जाएंगे और 0.5 आगे जाएंगे। ये टेक्निक जो है वो समांतर माध्य वाले सवाल के अंदर भी काम में आ सकती है, मध्यका वाले सवाल के अंदर भी काम में आ सकती है। जब कभी भी आपको लगे कि ये वर्ग अंतराल जो है वो कंटिन्यूस नहीं है तो उसको सबसे पहले कंटिन्यूस करने का ही प्रयास करना पड़ता है हमको। तो ये देखिए, ये कंटिन्यूस करने के लिए 44.5 से 47.5 हो जाएगा, फिर 47.5 से ये 50.5 हो जाएगा, यानी 0.5 पीछे और 0.5 आगे। ये जो 48 है इससे 0.5 पीछे चले जाएंगे तो 47.5 हो जाएगा, और इससे 0.5 आगे जाएंगे तो 50.5 हो जाएगा। ये 50.5 से 53.5 और 53.5 से 56.5, 56.5 से 49, 59.5, 59.5 से 62.5, 62.5 से ये 65.5 हो गया। इस प्रकार से इन सब का मिड वैल्यू निकालेंगे हम, तो इन दोनों की जोड़ करके 2 का भाग देंगे। तो 44.5 प्लस 47.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 48 प्लस 44 कितने हो जाएंगे 92 हो जाएंगे। 92 में 2 का भाग देंगे तो 46 हो जाएंगे। इसी प्रकार इसमें भी तो ये मिड वैल्यू निकल जाएगी आपकी, जैसे 46, 49, 52, 55, 58, 61 और 64। जो ही आपकी ये मिड वैल्यू निकल जाती है हम लोग सबसे पहले अब हम इसका जेड भी निकाल सकते हैं पहले, क्योंकि मिड वैल्यू की ज़रूरत तो हमको पड़ेगी जब हमको माध्य विचलन निकालना है। तो उससे पहले हमको चूँकि विचलन निकालना पड़ेगा, विचलन निकालने के लिए हमको सबसे पहले बहुलक की गणना करनी पड़ेगी।
बहुलक की गणना करने के लिए हमने इंस्पिरेशन मेथड के द्वारा ये बहुलक वर्ग का निर्धारण किया कि ये 53.5 से 56.5 होगा। इंस्पिरेशन मेथड से अभिप्राय ये है कि हम ये देखेंगे कि किस मूल्य की आवर्ती सबसे ज़्यादा है, या जहाँ पर आवर्तियों का सबसे ज़्यादा घनत्व है। तो देखिए सबसे ज़्यादा आवर्ती 40 ही है, यहाँ 25 है और यहाँ 22 है, तो सबसे ज़्यादा आवर्तियों का घनत्व भी यहाँ पर ही है। कभी कभी एक जैसी आवर्ती दो जगह आ जाती है, या आवर्तियों का घनत्व अलग जगह होता है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, समूहन विधि का प्रयोग करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि 40 ही सबसे ज़्यादा है और आवर्तियों का घनत्व भी यहीं पर सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमने ये लिख दिया है कि इंस्पिरेशन मेथड के द्वारा हमने बहुलक वर्ग का निर्धारण किया है, और वो होता है 53.5 से 56.5। ये 53.5 से 56.5 बहुलक वर्ग का निर्धारण हो गया। जो ही बहुलक वर्ग का निर्धारण हो जाता है, अब हम इसका बहुलक ज्ञात करेंगे। बहुलक का फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई I। ये देखिए ये F1 माइनस F0 अंश के अंदर है, और ये 2F1 माइनस F0 माइनस F2 हर के अंदर है। फिर ये सब संख्या ब्रैकेट के अंदर बंद है, और इस पूरे ब्रैकेट को गुणा करना है आपको I से, और इधर हो जाएगा ये L1, यानी L1 क्या है, ये 53.5। तो ये हो गया 53.5। 53.5 वाली आवर्ती हो गई ये F1, ये हो गया F0, और ये हो गया आपके नीचे वाला F2। ये F1, ये F0 और ये F2। F1 बहुलक वर्ग की आवर्ती, F0 बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर की आवर्ती, F2 बहुलक वर्ग से ठीक नीचे की आवर्ती। तो इस प्रकार से ये हो गया F1 40 माइनस F0 25 है, तो 40 माइनस 25 हो गया, डिवाइडेड बाई 2F1 2 इंटू 40 हो गया, माइनस 25 माइनस ये F2 वाला क्या हो गया 22 हो गया, गुणा I बराबर कितना है 3, क्योंकि 53.5 से 56.5 के बीच में अंतराल कितने का है 3 का है, इसलिए ये हो गया वापस 53.5 प्लस 40 में से 25 गया तो 15, ये तो हो गया अंश के अंदर। अब हर के अंदर देखते हैं अपन, 2 इंटू 40 बराबर 80 हो गया, 80 माइनस 25 माइनस 22, तो ये हो गया 47, 80 में से 47 गया तो 33 हो गया। अब 15 डिवाइडेड बाई 33 गुणा 3, तो 15 को 3 से गुणा किया तो 45 हो गया, 45 में 33 का भाग दिया तो 1.36 आएगा, इसलिए 53.5 प्लस 1.36 बराबर 54.86, ये हो गई आपके बहुलक की गणना। वेरी सिंपल तरीका है कि बहुलक की गणना कैसे की जाती है। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और ये जो वैल्यूज़ है वो उसको ठीक से रखना पड़ेगा। जो ही आपके बहुलक की गणना हो जाती है, बहुलक की गणना के बाद में हमको निकालना पड़ेगा विचलन, माध्य विचलन बहुलक से। तो ये हो जाएगा आपके x माइनस जेड, एक्स तो ये है ही है, एक्स तो ये जो मिड वैल्यू दी हुई वो हो गया, और जेड ये हो गया 54.86, तो देखिए 46 माइनस 54.86 तो आएगा माइनस 8.86। चूँकि मॉडुलस है इसलिए प्लस माइनस का ध्यान हमको नहीं रखना है, इसलिए हो गया 8.86। उसके बाद 3 कम हो जाएगा 5.86, फिर 3 कम हो जाएगा 2.86, फिर चूँकि निशान बदल रहा है तो ये होगा 55 माइनस 54.86, तो क्या आ जाएगा 0.14, फिर 3.14, 6.14 और 9.14। अब हम इसको f से गुणा करेंगे, जो कि ये डेविएशन आया है dz, तो मॉडुलस dz मल्टीप्लाइड बाई f, तो f क्या है ये रहा f, 4 गुणा 8.86, तो ये हो गया 35.44, फिर 15 गुणा 15.5.86, ये हो गया 87.9, फिर 25 गुणा 2.86 71.15, 40 गुणा 0.14 तो हो गया 5.6, 22 गुणा 3.14 69.08, 12 गुणा 6.14 यानी 73.68, फिर 2 गुणा 9.14 बराबर 18.28, तो ये हो गया। इसकी जोड़ करेंगे तो ये आ गया 361.13, 361.13। ये क्या है सिग्मा एफ मॉडुलस dz, और ये हो गया आपके सिग्मा एफ। ये जोड़ पहले ही कर ली थी सिग्मा एफ, कभी कभी ये दी हुई होती है और कभी कभी हमको इसका जोड़ करना पड़ता है। तो अब होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ मॉडुलस dz डिवाइडेड बाई n।
तो सिग्मा एफ मॉडुलस डी जेड बराबर हो गया 361.13 डिवाइडेड बाई 120, ये 120 हो गया, बराबर हो गया 3.009। 361 डिवाइड 0.13 में 120 का भाग देंगे तो आ जाएगा आपके 3.009। फिर याद करना है हमको कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम जेड, यानी बहुलक से माध्य विचलन का गुणांक ज्ञात करना है। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड डिवाइडेड बाय मॉड हो जाएगा। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड कितना है 3.009 डिवाइडेड बाय 54.86, ये रहा 54.86, तो आ जाएगा ये 0.054, यानी बहुलक से माध्य विचलन का गुणांक 0.054 होगा। अब इसके इम्पोर्टेंट स्टेप्स एक बार वापस सुन लीजिए। सबसे पहले आपको बहुलक में, बहुलक सीरीज कंटिन्यूस नहीं है तो उसको कंटिन्यूस करना पड़ेगा। कंटिन्यूस करने के बाद में निरीक्षण विधि के द्वारा या समूहन विधि के द्वारा बहुलक वर्ग की गणना करनी पड़ेगी। जो ही बहुलक वर्ग की गणना कर लेते हैं आप, बहुलक की गणना करनी पड़ेगी, और बहुलक की गणना करने के लिए आपको F1, F0 और F2 का अंकन करना है। उसके बाद में जो L1 है उसका वैल्यू F1, F0 और F2 की वैल्यू और I की वैल्यू को बहुलक के फॉर्मूले के अंदर फीड करेंगे तो आपके बहुलक की गणना हो जाएगी। जो ही बहुलक की गणना होती है हमको x माइनस डी जेड यानी मॉडुलस डी जेड ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि विचलन ज्ञात करना पड़ेगा बहुलक से। जो ही बहुलक से विचलन ज्ञात हो जाता है उसको फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाइड कीजिए तो वो हो जाएगा सिग्मा एफ मॉडुलस डी जेड। सिग्मा एफ मॉडुलस डी जेड को n से डिवाइड करेंगे तो मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड आ जाएगा, और जो मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड आया है उसमें हम मॉड से डिवाइड करेंगे तो माध्य विचलन गुणांक की गणना हो जाएगी। इन सारे स्टेप्स को सही तरीके से अगर आप अपनाएंगे तो बहुलक से माध्य विचलन गुणांक की गणना आसानी से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन यानी प्रमाप विचलन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।